हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एमएसपी का के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसपी का वैधानिकरण मीन्स कि इसके लिए लेजिस्लेट या विधायिका में कानून का निर्माण होना चाहिए एमएसपी के लिए। तो एमएसपी को कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी को अधिक सर्वोत्तम प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के तरीके तलाशने तथा एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा गठित समिति ने जुलाई 2022 से 2 वर्ष में 6 बैठकें की। एमएसपी को वैधानिकरण के लिए सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने 6 बैठकें की। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकारी गारंटी एमएसपी कृषि उपज के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य है। और घोषणा क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकार की एक ये है बॉडी है। वो जो ये उनके सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। किसानों की सुरक्षा के लिए यह किसानों की फसल की कीमतों में तेज बदलाव से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए कि अगर किसी भी फसल के उत्पादन के बाद अचानक से उसका अगर कीमत में दाम में कमी आ जाता है तो किसानों का लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचाने के लिए ही एमएसपी की घोषणा की जाती है। और कब घोषणा की जाती है? बुआई के मौसम की शुरुआत में ही की जाती है। इसमें कवरेज लगभग 22 अनिवार्य फसलें और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, गन्ना के लिए अलग से एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अलग से घोषित किया जाता है। टोटल 23 हो गया। सबसे पहले एक चीज और हम आपको एक्स्ट्रा अपने तरफ से डिस्कस करते हैं कि एमएसपी क्या है। कृषि उपज का वह न्यूनतम कीमत जिसे सरकार किसानों से फसल खरीदने के लिए तय करती है। यह किसानों को मूल्य गिरावट से बचाने और उन्हें न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था है या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए ये बात चल रहा है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी किया जाए। तो मांग क्यों चल रहा है वो हम बताते हैं। सरकार फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य हो। सरकार जो है किसानों का फसल एमएसपी पे खरीदने के लिए बाध्य हो अगर कानूनी हो जाएगा तो। और निजी खरीदारों को भी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने की अनुमति ना हो। यानी कि जो नीचे या जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो भी एमएसपी की कीमत से नीचे के रेट पे ना खरीदे। ये अगर कानून बन जाता है तो ऐसा होगा। किसानों को एमएसपी न मिलने पर कानूनी रूप से मुआवजा मांगने का अधिकार मिलेगा। अगर ये किसानों को भी अपना अधिकार मिल जाएगा कि अगर नहीं मिलता है, उनको मिनिमम रेट नहीं मिल पाता है, तो उनको एक मिनिमम रेट देने के लिए वो लोग मुकदमा दायर भी कर सकते हैं कि हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में अभी क्या है, इसके लिए चिंताएं क्या है वो देखते हैं। सीमित कवरेज शांता कुमार समिति की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 6% किसान ही एमएसपी से लाभान्वित होते हैं। ये कुमार समिति का जो रिपोर्ट आया था 2015 में, उसके अनुसार वो कहता है कि भारत में जितने किसान हैं उसमें से मात्र 6% किसान को एमएसपी का लाभ मिलता है। मुख्य रूप से वो किसान जो खरीद के बुनियादी ढांचे तक पहुंच वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब और हरियाणा में है, जबकि अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में किसान इससे वंचित रह जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा में किसान में ज्यादा रिच हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो उनको ये इन योजनाओं तक पहुंच आसानी से हो जाता है। और अदर जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो किसान हैं इन चीजों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनके लाभ से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि केवल 6% किसान जो अमीर है उसे ही लाभ पहुंचता है। तिरछा फसल फोकस तिरछा फसल फोकस मीन्स हो गया कि एमएसपी प्रणाली मुख्य रूप से कुछ फसलों, विशेष रूप से चावल और गेहूं पर केंद्रित है, जिससे किसानों को उनके अन्य फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है, जो फसल विविधीकरण को प्रभावित करती है और इन प्रमुख फसलों को के अधिक उत्पादन में योगदान कर सकती है। एक ये है कि जो मेन जो फसल है उसे ही लिया जाता है, जो फसल है उन लोग पे उन ये फसलों पे फोकस नहीं किया जाता। तो जिन फसलों को बढ़ावा दिया जाता है तो किसान सोचते हैं कि बस उसी का उत्पादन किया जाए तो प्राइस उसमें अच्छा मिलेगा, और अन्य फसलों का उत्पादन नहीं करते हैं। तो
क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि अगर हम दालों का उत्पादन करते हैं खेत में, तो उसका उर्वरक ये क्षमता बढ़ता है। अगर सिर्फ चावल और गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो उर्वरक क्षमता घटते जाता है। एक गैप मिलना चाहिए इन चीजों से। तो एक ये प्रॉब्लम होता है। खरीद प्रणाली पर अत्यधिक बोझ। एमएसपी अक्सर बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की ओर ले जाती है, विशेष रूप से चावल और गेहूं की, जिससे भंडारण की चुनौतियां और बर्बादी होती है। भारतीय खाद्य निगम के संसाधनों पर दबाव पड़ता है। एक तो ये है कि बहुत ज्यादा ये क्वांटिटी में, बल्क में सरकार को खरीदना पड़ जाता है, जिससे जो गोडाउन्स है वो फुल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि सरकार का बजट भी बहुत ज्यादा लगता है। इस पे खर्च अच्छा खासा सरकार का चला जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव। चावल एमएसपी द्वारा समर्थित जैसी कुछ पानी की अधिक खपत वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से भूजल की कमी जैसे पर्यावरणीय चिंताएं पैदा होती है, खासकर पंजाब जैसे क्षेत्रों में। एक तो अगर चावल का और या गेहूं वगैरह का अगर ज्यादा हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें या पानी का उपयोग काफी ज्यादा होता है चावल में। और दूसरी चीज ये है कि उर्वरक भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे उर्वरक क्षमता का भी प्रॉब्लम होता है। पंजाब में आप देखेंगे कि वहाँ पे जमीनें अब बंजर हो रही है ज्यादा उर्वरक के इस्तेमाल से। बिचौलियों पर निर्भरता। कुछ मामलों में जब एमएसपी घोषित कर दिया जाता है, तब भी किसानों को खरीद एजेंसी तक सीधा सीधा पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जो कम कीमतों की पेशकश करके उनका शोषण कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि किसान गरीब होते हैं। अब एमएसपी तक पहुंच पहुंच बनाने के लिए सारा प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ ऐसे जो शिक्षित वर्ग होते हैं, उनसे वो संबंध बनाते हैं, तो वो या जो प्राइस है मूल्य में फर्क कर सकते हैं। किसानों से कुछ और रेट में लेंगे और वहां जाके कुछ और रेट में देंगे। इससे उनका शोषण होता है। एमएसपी को वैध बनाने में चुनौतियां क्या है? एमएसपी को वैध बनाना चुनौतियों से भरा है, क्योंकि एक निश्चित पूर्व निर्धारित मूल्य निजी व्यापारियों को अतिरिक्त उत्पादन और बाजार की कीमतों में गिरावट के समय भाग लेने से रोक सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार अधिकांश फसलों की प्राथमिक खरीदारी बन जाएगी, जो एक टिकाऊ दृष्टिकोण नहीं है। मान लीजिए कि अगर मार्केट में सरकार पहले एमएसपी का निर्धारण कर देती है, जैसे बुआई के मौसम में ही एमएसपी की घोषणा कर दी जाती है। अगर फिर बाद में उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है और प्राइस मार्केट में गिर जाता है, मार्केट में अगर उसका रेट कम हो गया फसल का, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो प्रॉफिट के लिए आकर के खरीदते हैं। और अगर सॉरी अगर ज्यादा वो लोग कर देते हैं, मार्केट गिरा रहता है मार्केट में, या प्राइस गिरा रहता है मार्केट में, और सरकार एमएसपी का ज्यादा निर्धारण करती है, तो ये लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को मार्केट में ही सस्ता मिल रहा है। तो प्राइवेट प्लेयर्स हट जाएंगे और मजबूरी में सरकार को ही पूरा फसल खरीदना पड़ेगा। तो जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन का जो मार्केट है, फ्री फ्लोटिंग जो चल रहा है, वो मार्केट भी प्रभावित होगा। फिर उसके बाद है भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावना। एमएसपी को वैध बनाने से भ्रष्टाचार और गोदामों, राशन की दुकानों या परिवहन के दौरान फसलों की अनुचित वितरण या अन्यत्र उपयोग का खतरा बढ़ सकता है। भ्रष्टाचार भी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार एमएसपी अगर निर्धारित कर देती है, और यानी ज्यादा निर्धारित करता है, अगर मार्केट में उसका प्राइस कम है, तो ये लोग चाहेंगे कि ये अनाजों का ये कर लें, यानी कि भंडारण स्टॉक बना ले, और जब एमएसपी निर्धारण हो तब हम सरकार को बेच करके और प्रॉफिट ज्यादा कमाएं। इस तरीके से दाएं बाएं किया जा सकता है। निपटान की चुनौतियां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज और दालों को बेचना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन नाइजर बीज, तेल या कुसुम जैसी फसलों का निपटान करना अधिक जटिल हो जाता है। यानी कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो फसलें जो चल रही है, लोग तो उसी चीज से खरीद लेंगे, लेकिन और जो चीजें हैं जो उत्पादन किया गया है, वो चीज का निपटान करना मुश्किल हो जाता है। मुद्रास्फीति प्रभाव। एमएसपी के तहत उच्च खरीद लागत से खदानों की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिसका इसका इसका असर अंततः गरीबों पर ही पड़ेगा। अगर हम एमएसपी ज्यादा निर्धारित किए हैं, और अगर वैधानिकरण हो जाता है, तो उससे कम रेट पे चीजें नहीं मिलेंगी, और रेट बढ़ने की वजह से, मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से गरीबों को जो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा खरीदने के लिए। कृषि निर्यात पर प्रभाव। यदि एमएसपी की कीमतें प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय दरों से अधिक हो जाती है, तो इससे भारत की कृषि निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो वर्तमान में कुल वस्तु निर्यात में 11% का योगदान देता है। हमारा जो निर्यात में है, उसमें कृषि निर्यात का 11% योगदान है।
अगर हमारा रेट ज्यादा हो जाता है, भारत में रेट अनाजों का ज्यादा हो जाता है, अन्य देश में कम हो जाता है, तो सोचिए कि ये क्यों इस पाकिस्तान वाले भारत से खरीदेंगे या नेपाल वाले भारत से खरीदेंगे, वो चाइना से मंगवा लेंगे अगर उसके पास सस्ता है। तो हमारा जो निर्यात है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। फिर एक एक्स्ट्रा है कि एमएसपी को वैधानिक बनाने पर भारत को डब्ल्यूटीओ में चावल और गेहूं के लिए अत्यधिक सब्सिडी का आरोप झेलना पड़ सकता है। जैसे कि वर्ल्ड में अनाजों का या किसी भी चीज का खेती का ये सब का निगरानी डब्ल्यूटीओ करती है कि उसमें कोई देशों में ज्यादा सब्सिडी देने से कहीं सस्ता और कहीं महंगा ना हो जाए। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ में इस पे भारत पे दबाव पड़ सकता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? भारत में किसानों से संबंधित कुछ कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाया है कि किसानों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट आप कर दीजिए, अगर एमएसपी नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर दीजिए। तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट में जैसे पीएम किसान योजना हो गया, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं। और प्राइस डिफिसिट फंडिंग, अगर हम मान लीजिए कि ये जो रेट बाजार से उनको अगर कम मिल रहा है, यानी उचित रेट नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो गैप है बाजार में और फिर जो एक एमएसपी का जो रेट है, दोनों के बीच में अगर गैप होता है, उस गैप को ही सिर्फ पे कीजिए, पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा रास्ता हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सपोर्ट में क्या है कि पीएम किसान मानधन योजना और पीएम फसल बीमा योजना, ये तीनों तीनों योजनाओं के बारे में आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि पीएम किसान फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लाया गया था, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं या कीटनाशक हमलों, मौसमी जोखिमों से फसल नुकसान पर किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय स्थिरता प्रदान करना, जिससे कि वो लोग कृषि ऋण जो लेते हैं, ऋण का दबाव उन पे ना पड़े, ऋण दबाव कम हो जाए। और इसमें क्या है कि नवीनतम तकनीक के माध्यम से जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो फसल जो नष्ट होते हैं, यह तकनीक रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है और सैटेलाइट इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है कि कितना दूर में फसल का नुकसान हुआ है। उसके आधार पे इन लोगों को पैसा किसानों को पैसा दिया जाता है। तो खरीफ फसल में क्या है कि खरीफ का जो सीजन होता है उसमें किसान को प्रीमियम 2% देना पड़ता है, बाकी 98% जो है सरकार देती है। और रबी के सीजन में किसान प्रीमियम देगा 1.5%, यानी कि 1.5% किसान देगा, बाकी जो है सरकार पेमेंट करती है। तो उसी तरह बागवानी में जो है किसान को 5% देना पड़ता है और सरकार देती है पूरा 95%। और कोशिश ये किया जाता है कि 2 माह के अंदर में दे दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसको देने में काफी वक्त लग जाता है, और इन प्रोसेस को अगर लॉस होता है तो सरकार के पास पहुंच तो होना चाहिए ना। तो आम किसान बेचारे वो इलिटरेट होते हैं, तो वो इन चीजों तक पहुंच नहीं पाते, तो इनका फायदा सिर्फ पढ़े लिखे जो किसान है पंजाब हरियाणा में उठा पाते हैं, और बिहार यूपी में जैसे जो किसान है वो लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। किसान मानधन योजना 9 अगस्त 2019 को लाया गया, जो ये 60 वर्ष के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह देने का ये प्रयास करती है। इसमें क्या है कि मंथली पैसा देना पड़ता है, 55 से 200 रुपया पर माह अगर किसान देंगे। कब? 18 से 40 वर्ष के बीच में कोई भी जैसे ज्वाइन करेंगे तो 55 से 200 माह प्रति माह देना रहता है। और रिक्वायरमेंट है कि 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ही इसमें कर सकते हैं। और अगला है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को लाया गया था 2019 के बजट में लाया गया था। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है छोटे और सीमांत किसानों की आय सहायता प्रदान करने के लिए। इसमें क्या होता है कि 6,000 3 किस्तों में दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ये सब ये ये है प्रयास है। स्थिरता और कृषि पर निर्भरता कम होगा। आवश्यक निवेश के लिए उन लोगों के पास पैसे मिल जाते हैं। और 2023 तक 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए हैं।